नमस्कार दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम रिवाइज करते आ रहे हैं, आज उसका हमारा 25वां दिन है और आज के 5 प्रश्न जो है हम लोग रिवाइज करेंगे और आज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और एक्सप्लेनेशन क्या, पूरा डिटेल्ड वे में हमने जो है जानकारी इंक्लूड कर दी है। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये 5 प्रश्न जो है आपको 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिवाइज भी होंगे, प्लस एक डिटेल्ड वे में जो है आज आपको नॉलेज भी मिलेगी हर क्वेश्चन में आए हुए टॉपिक को लेकर के, ताकि फर्दर देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है जिस टॉपिक से, वो उसके जो है फेवरेट टॉपिक होते हैं और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अगले एग्जाम्स में भी जो है वो आपको कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो एटलीस्ट कम से कम जो है हमें उनके बारे में तो डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसी पर्पज़ से हमने इस वीडियो के पूरे अंदाज को ही बदल दिया, जैसा हमने आपको बोला भी था कि हम इसमें जो है एक्सप्लेनेशन फर्दर आगे शामिल कर लेंगे, और वैसा हमने आज कर दिया है। अभी हम इसको और बेहतर करेंगे। चलिए ठीक है, आज देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओशियन मीन टेम्परेचर को लेकर के कौन से कथन सही है। पहला, OMT इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म which is 129 meters in the southwestern ocean Indian Ocean during January to March। ये देखिए कि इतना ज़्यादा खतरनाक टाइप का स्टेटमेंट बनाया है। तो अभी इस पर बात करते हैं। देखिए आगे दूसरा, ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन ए सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। तो इस तरीके से ओशियन मीन टेम्परेचर को लेकर के स्टेटमेंट है कि जो ओशियन मीन टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की गहराई तक नापा जा सकता है, जो कि 129 मीटर साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में होती है ड्यूरिंग जनवरी से मार्च। अब आप सोच के देखिए कि ये स्टेटमेंट क्या सोच के बनाया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए आप। तो आंसर इसका जो है बी था, 2 ओनली केवल सही है। पहला स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि देख ही रहे स्टेटमेंट देख के कैसा लग रहा है। फिलहाल हम लोग देखते हैं ओशियन मीन टेम्परेचर क्या है। ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सी सरफेस टेम्परेचर। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ओशियन मीन, अब पहले स्टेटमेंट को आप देखिए क्यों गलत था, कि कितना नॉर्मल सा था कि अगर किसी को ये पता है कि ओशियन मीन टेम्परेचर क्या होता है तो समुद्र की सतह का तापमान नापा जाता है। अब वो 129 मीटर गहराई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई हम आपको कह रहे थे कि अभी आप देखना इस स्टेटमेंट को कि क्या करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर बनाने वाले, कि आपको ये कुछ भी जानने की ज़रूरत थी ही नहीं, केवल ये पता होना चाहिए था कि ओशियन मीन टेम्परेचर में समुद्र की सतह का तापमान लिया जाता है ना, कि ओशियन मीन टेम्परेचर मेजर्ड बाई सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट नापती हैं, कोई वहाँ मशीन डाल के नहीं नापा जाता है। अब कोई क्वेश्चन आएगा ओशियन मीन टेम्परेचर से तो आप इजीली हैंडल कर लोगे इसको। एंड फोरकास्ट मानसून्स, द ओशियन लिमिट्स टेम्परेचर कैलकुलेशन to a depth of 26 degrees isotherm. Scientists use a variety of equipment to measure OMT। ठीक है, तो 26 डिग्री के आइसोथर्म तक तो नापते हैं, लेकिन ये 129 मीटर साउथ वेस्टर्न ओशियन, इतना ये सब जो है आप खुद ही समझ गए होंगे उसे पढ़ के कि ये क्या बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ओशियन मीन टेम्परेचर देखिए कैसे किया जाता है। अभी ये इसमें क्या इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, आगे फिर जो है हिंदी में डाला हुआ है ताकि और इजीली आपको सारा समझ में आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ओशियन मीन टेम्परेचर, द ओशियन टेम्परेचर इन द इंडियन ओशियन इज कैलकुलेटेड नॉट ओनली टू डिटरमाइन द सी टेम्परेचर बट ऑल्सो टू प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो जो इंडियन ओशियन है उसमें इसलिए भी टेम्परेचर नापते हैं हम लोग ताकि मानसून के बारे में भी जान सके। केवल टेम्परेचर नापने के लिए एक्चुअली होता है क्या, टेम्परेचर पर ही मानसून का अच्छा होना या कमज़ोर होना डिपेंड करता है। अगर समुद्र की सतह का तापमान ज़्यादा होता है तो मानसून जो है वो कमज़ोर होगा, अगर समुद्र की सतह का तापमान जो है अपेक्षाकृत ठंडा है तो मानसून अच्छा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप, फ्रॉम जनवरी टू मार्च द OMT is calculated by measuring the ocean's thermal energy. The satellites measure the amount of energy produced in the ocean at various wavelengths. Many students may wonder why OMT is so important to measure. Scientists use OMT to check the communication between the Earth's atmosphere and the ocean's water. कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ओशियन का जो वाटर है, दोनों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन मीन्स क्या असर पड़ता है,
ये जानने के लिए कैसा असर पड़ता है टेम्परेचर जब समुद्र का घटता बढ़ता है तो वातावरण में क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए। बिकॉज वाटर कवर्स मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि पृथ्वी के 71% हिस्से पर पानी है, तो पानी का ज़्यादा वातावरण पे प्रभाव पड़ता होगा। ये मान के जो है पानी के टेम्परेचर और वातावरण के कम्युनिकेशन को स्टडी करने के लिए देखिए फैक्ट्स देख लीजिए कि क्या जो है ओशियन मीन टेम्परेचर के फैक्ट्स हैं। तो सम क्विक फैक्ट्स आर गिवन बिलो। द पर्शियन गल्फ इज़ द हॉटेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फारस की खाड़ी है वो समुद्र का सबसे गर्म हिस्सा है, हॉटेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन है। इन द समर वाटर टेम्परेचर्स इन द पर्शियन गल्फ कैन रीच 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ये तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको भी पता है। अक्षांश बढ़ेंगे, सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम पड़ेगी तो ठंडक ज़्यादा रहती है। अंटार्कटिक सी इज़ द कोल्डेस्ट, आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक जो दक्षिणी गोलार्ध में है, सी आइस इज़ द कोल्डेस्ट विद एन ओशियन मीन टेम्परेचर ऑफ -1.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो अंटार्कटिक रीजन है वो सबसे ठंडा है, -1.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए अंटार्कटिक में बहुत कुछ है ही नहीं ना, लोग वोग रहते ही नहीं। आर्कटिक में तो तब भी लोग चले जाते हैं, काफ़ी जाने की कोशिश करते रहते हैं, या ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक देश भी गए हुए हैं। जैसे आर्कटिक के साथ आप देखेंगे पूरी आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है, इतना इंटरेस्टेड है उसको लेकर के देश। जबकि अंटार्कटिक में ऐसा नहीं, बीच में बहुत लंबा समुद्र पड़ता है, अंटार्कटिक एकदम बिल्कुल कोने में। हालांकि ऐसा नहीं, प्रायोगिक स्टेशन वगैरह बने हुए देशों के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर पर देखिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए टाइम बढ़ने लगा, 7 मिनट हो गया एक ही क्वेश्चन में। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये कहाँ है तो ये आप जान लीजिए। अभी देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर के कि 1958 में पहली बार जो है भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पहला अभियान भेजा था, और वहाँ उन्होंने 5 ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी ली। तो वो 5 ग्लेशियर्स को लेकर के वहाँ नाम भी दिया हुआ था उस आर्टिकल में। तो वो आर्टिकल जो है अभी डिस्कस नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या, जब प्रिम्स बेस्ड अभी वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे तो उसमें पीछे सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो ये चीज़ें भी अपनी कवर करेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है मैं आपको बता दूँ, उसमें नुब्रा वैली का भी उल्लेख आता है कि नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के उत्तर में है। ठीक है, उन्होंने ऑथर जो थे रैना करके कोई नाम था उनका, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे, तो उन्होंने उसमें पूरे आर्टिकल में उल्लेख भी किया लोकेशन का एग्जैक्ट क्या है। फिलहाल इसका आंसर डी था। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देख लीजिए, अब हिंदी में है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देख लीजिए। वो बीच में क्या कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देख लीजिए कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी कराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी है। यह कराकोरम की 5 बड़ी हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ताजिकिस्तान का फेदचेंको ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अगर ध्रुवीय हिस्सों को छोड़ देते हैं तो। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसके स्रोत इंदिरा कॉल पर लगभग 5753 मीटर तथा अंतिम छोर पर 3620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से भारत का नियंत्रण अंत करने के कई विफल प्रयत्न किए हैं और वर्तमान काल में भी सियाचिन विवाद जारी रहा है। निकटवर्ती क्षेत्र बाल्टिस्तान की बाल्टी भाषा में, जो बल्ती भाषा है वहाँ की, उसमें सिया का अर्थ एक प्रकार का जंगली गुलाब है और चुन का अर्थ है बहुतायत। तो सियाचिन का नाम है गुलाबों, मतलब सियाचिन नाम का जो अर्थ है गुलाबों की भरमार। और 1972 शिमला समझौता ने उत्तरी क्षेत्र में 1949 के नियंत्रण रेखा में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसा है कि जो रेड क्लिफ लाइन बनाई जा रही थी, या रेड क्लिफ लाइन के बाद में फिर जो है ये आपने देखा होगा कि कबायली आक्रमण जो हो जाता है 1947 में विभाजन के बाद, तो उसके बाद में जो 1949 के समय डीमार्केट की गई है रेखा उसी समय जो मतलब LOC थी वो उसी समय डीमार्केट की गई। तो वो LOC को बाद में जो है शिमला समझौता के दौरान भी 1949 में जैसा डिसाइड हो गया था वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया शिमला समझौते के थ्रू LOC की सीमांकन में। और
एक बात ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ऑपरेशन मेघदूत जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए ही भारत सरकार द्वारा 1984 में 1984 में चलाया गया था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल 1984 को ये ऑपरेशन मेघदूत जो है शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न देखिए कि जीरो टिलेज खेती जो है इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्टेटमेंट इसमें 3 है। पहला स्टेटमेंट है सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, मीन्स बिना पराली जलाए आप व्हीट की बुआई कर सकते हैं। ये जीरो टिलेज खेती की बात कर रहा है। देखिए जीरो टिलेज खेती का मतलब समझ लीजिए कि बिना जुताई किए खेत में खेती करना, उसको कहते हैं जीरो टिलेज। अभी हम लोग जो है खेती के जितने टाइप में सबको जो है अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में अपने। तो सोइंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, तो जलाया वलाया नहीं जाएगा, कुल मिला के बिना जुताई के खेती करनी है अपने को, ठीक है। दूसरा, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सेपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। और तीसरा है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। अब देखिए तीसरा ऑप्शन तो बड़ा सीधा साफ साफ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सॉइल में कहीं होता है, तो सॉइल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऐसे तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो तीसरा तो पक्का ही गलत है। अगर तीसरा अगर हटाते, लेकिन जो है यहाँ आप देखिए आंसर में तीनों सही हैं। सॉइल में इसका आंसर जो है एक बार देखना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि मुझे नहीं लगता सॉइल में जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं। हम लोग एक बार जो है ये देख लेते हैं कि खेती के टाइप क्या क्या हैं। तो पहली खेती आप देख लीजिए, जुताई रहित कृषि या बिना जुताई के खेती करने का वह तरीका है जो नो टिल फार्मिंग है, जीरो टिलेज फार्मिंग है, जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई विधि है जिसके कई लाभ हैं। तो लाभ क्या क्या हैं देख लीजिए। जुताई ना करने समय और धन की बचत होती है, भूमि का अपरदन बहुत कम होता है, भूमि में नमी बनी रहती है और भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को क्षति नहीं होती है। उसके बाद नुकसान क्या क्या है, अधिक खरपतवार होते हैं जिनकी रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करने पड़ सकते हैं। जब जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार अधिक होंगे ही। उसका दूसरा तरीका है प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती को आप देखिए कि प्राकृतिक खेती वह खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैविक कीटनाशक उपयोग लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों और जीव जंतु पेड़ों को एकीकृत करके रखती है। फसलों, जीव जंतु, पेड़ों को एकीकृत करके रखती है, मीन्स एक इकोसिस्टम को डेवलप करती है, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है, यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत, ये एक तरीके खाद टाइप के समझ लीजिए आप, ये प्राकृतिक खेती के हिस्से हैं। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव अथवा सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, सोठास्त्र, दशापर्णी, नीम पेस्ट, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका देख लीजिए तीसरी खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्राकृतिक खेती के बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए आप कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की समस्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आधुनिकता की इस दौर में जहां रासायनिक
पदार्थ खेतों के लिए समस्या बनते जा रहे हों, वहीं जैविक खेती एक उम्मीद बनकर सामने आई है। यह कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर, मीन्स आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत न्यून मात्रा में जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए भी जा सकते हैं। पूरी तरीके से केमिकल लेस खेती नहीं होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ा है। जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशक हैं, सिंथेसाइज्ड आप कह सकते हो इनको, सिंथेसाइज्ड उर्वरक और सिंथेसाइज्ड कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स। उर्वरक का भी मतलब आप समझ रहे होंगे, खाद, फर्टिलाइज़र। लाभ देख लीजिए जैविक खेती के क्या क्या हैं। तो कृषकों की दृष्टि से जैविक खेती के क्या लाभ हैं? भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है ना जैविक खेती में। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, देखिए रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लिखा, खत्म होने से नहीं लिखा है, ठीक है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके बाद मिट्टी की दृष्टि से क्या लाभ है जैविक खेती के? तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये याद रखिएगा, जल धारण क्षमता बढ़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण, इसीलिए सिंचाई बार बार नहीं करनी पड़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा, और भाई जब जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो फिर वाष्पीकरण जो है उसकी दर कम होगी, बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ रही है, इसका मतलब वाष्पीकरण कम हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये देखिए, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है ना, बिल्कुल तीनों तरफ से चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। भूमि के जल के स्तर में वृद्धि क्रियाशील होती है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। जब बार बार खेती नहीं करेंगे आप, रासायनिक खादें डालेंगे नहीं, तो कमी आएगी बिल्कुल। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। भाई जब कंपोस्ट खाद बनाएंगे आप तो कचरा जो है धीरे धीरे कम होगा, तो ये भी पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट अच्छा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की जैविक क्रिया की बड़ी गुणवत्ता का खरा उतरना, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है। अब देखिए हम लोग डिटेल में हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं खेती के बारे में, और ये जो आंसर है तीसरे प्रश्न का, इसको एक बार देखेंगे, क्योंकि मिट्टी में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे आंसर वहाँ दे रखा था, तीनों विकल्प सही हैं, अभी देखना पड़ेगा। अब यूपीएससी के आंसर की में देखेंगे उसको। चौथा देखिए, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। देखिए कैन बी कल्टिवेटेड अगर है तो इसका मतलब हो तो सकता ही है, ऐसा तो हो ही। आज इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है, इतनी तकनीकें आ गई हैं कि ये तो संभव ही नहीं है कि आदमी कुछ करना चाहे और कर ना सके रबी क्रॉप में भी, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए, ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। अब ये सोचिए आप कि ग्रीन ग्राम अलोन ऐसा होगा क्या, सोच के देखिएगा। तीसरा, इन द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में, मतलब 3 दशकों में, वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ हैज़ इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेज हैज़ डिक्रीज्ड। अब आप सोच के देखिए कि प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ रबी सीज़न में जो पल्सेज उगाई जाती हैं, और ख़रीफ सीज़न में जो पल्सेज उगाई जा रही हैं उनका इंक्रीज हुआ या नहीं, पिछले 30 सालों की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन वास्तव में, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि किताबों में आप देखेंगे दाल हो गए, मिनरल हो गए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और किताबों में उतनी सटी, मीन्स वो क्या महत्वपूर्ण के अनुसार चुनिंदा जानकारी पड़ी होती है, तो उतने से क्वेश्चन टूट नहीं पाता है अगर आपने खुद से इनके बारे में स्टडी नहीं किया है। चलिए फिलहाल जो है इसका आंसर
अभी तो आपको यहाँ दिख जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार जो है पहले ये देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं आके। तो चलिए देखिए इसको। 1950-51 में 19 मिलियन हेक्टेयर से 2020-21 में 28 मिलियन हेक्टेयर तक, पहले तो आप देख लीजिए 1950-51 से और 2020-21 तक 19 मिलियन हेक्टेयर से 28, सिर्फ 9 मिलियन हेक्टेयर जो है बढ़ा है, तक दालों का क्षेत्रफल बढ़ गया है, 9 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वहीं इसी अवधि के दौरान दालों का उत्पादन लगभग 200% बढ़कर 8.41 मिलियन हेक्टेयर से 24 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 2021-22 में प्रति हेक्टेयर दालों की पैदावार 823 किलोग्राम थी। मीन्स एक हेक्टेयर में आप कितनी 823 किलोग्राम दाल पैदा हो रही है। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां दालों की खेती पूरी दुनिया की तुलना में सबसे ज़्यादा की जाती है, और पूरी दुनिया में कहीं दालें इतनी नहीं उगाई जाती हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, पर आयातक भी सबसे बड़ा है और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हमें लगता है यहीं रहते होंगे, जो दुनिया की आबादी का लगभग 30% है। भारत दुनिया से 14% दालें आयात करता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है, मीन्स दुनिया का लगभग जो है 30% अकेले भारत उत्पादन करता है और 14% दालें जो है आयात करता है, तो इसलिए सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उसके बाद अब आप देखिए, तूर साबुत, जिसको कबूतर मटर भी कहते हैं, कबूतर मटर क्या पी नहीं बोलते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो पीजन पी ऐसा कहते होंगे, है ना। तो तूर साबुत, काली मटपे उड़द या हरी मूंग, चना और पीली मटर भारत में पीईसी द्वारा आयात की जाने वाली कई प्रकार की दालों में से कुछ हैं। ध्यान दे लीजिए कि साबुत तुअर जो है, उड़द की दाल, हरी मूंग, चना और पीली मटर, ये भारत में जो है आयात किया जाता है इनको। उसके बाद आप देखेंगे 3 फसल मौसम है जहाँ दालें उगाई जाती हैं। अब आप देख लीजिए कि ये पहला है, खरीफ की फसल में अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, कुल्थी और मोठ, ये जो है ये खरीफ की फसल में उगाई जाने वाली दालें हैं। खरीफ और रबी ये आप जानते होंगे ना, 3 मौसमों में बांटा जाता है। तो जैसे नवंबर से लेकर के जो है मार्च अप्रैल तक रहता है रबी की फसल, फिर अप्रैल के बाद जो है अभी मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक जो है रहेगा, नहीं 3 महीने का रहेगा लगभग बीच में। अप्रैल के बाद से मई जून जुलाई तक जो है लगभग रहता है ये खरीफ की फसल, और उसके बाद में फिर अगस्त से नवंबर तक फिर हो जाएगी। देखिए पहले रबी की फसल रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है मतलब मिस्टेक हो रहा है। रबी की फसल के बाद में फिर जायद की फसलें होती हैं, और जायद की फसलों के बीच में जिसमें आप देखते होंगे ये ककड़ी, खीरा, इस तरीके की चीज़ें ये जो आती हैं, तरबूज, खरबूज, है ना, ये जायद की फसलें हैं। तो ये जो है ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी तराई चाहिए होती है इनको, तो ये गर्मी के मौसम में रेतीले इलाकों वगैरह में इनको किया जाता है, नदी के किनारे। तो अप्रैल के बाद से और जून जुलाई तक आप ये मानिए कि ये जो है जायद की फसलों का समय होता है, और फिर जो है जुलाई से लेकर के नवंबर तक के बीच में ये खरीफ की फसल का समय होता है। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये खरीफ की फसल में जो है अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, कुल्थी, मोठ, इतनी जो दालें हैं उगाई जाती हैं। उसके बाद रबी की फसल के दौरान आप देखिए चना, मसूर, मटर, लेथिरस और राजमास, जो राजमा होता है ये। और तीसरा जब ग्रीष्मकालीन आप देखेंगे तो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और लोबिया। ग्रीष्मकालीन मतलब यही अप्रैल के बाद वाला। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों ही फसलों के दौरान जो है, जो कालखंड है तीनों फसलों का, सब में दाल उगाई जा सकती है, यानी आप 12 महीने दाल को उगा सकते हैं। अगर ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस ध्यान रखना है आपको कि कुछ चीज़ें जो है, अब उगाने को तो देखिए आप किसी फसल में कुछ भी उगा लीजिए, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। अब उसके बाद देखिए इस दलहन खेती में कई भारी कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर, उपकरण, हार्वेस्टर या कई अन्य छोटे उपकरण। भारत में विभिन्न दाल उत्पादक राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा जितने राज्य काफ़ी बड़े बड़े वाले राज्य हैं, राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक दालों के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं।
इनके सबके क्षेत्रफल भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, आप देख रहे होंगे। भारत में दालों के शीर्ष 10 सबसे बड़े उत्पादकों के बारे में बात करते हैं। देखिए इनको आप जो है पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है आपको पढ़ने के लिए। राजस्थान, सभी भारतीय राज्यों में से मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान सबसे अधिक दालों का उत्पादन किया। वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्थान में किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में अधिक दालों का उत्पादन हुआ, लगभग 19%, है ना। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में सालाना इतने टन उत्पादन होगा। रबी सीजन और खरीफ सीजन तब होते हैं जब राज्य सबसे अधिक अरहर और मूंग, मोठ, मूंग और चना जैसी दालों का उत्पादन करता है। मतलब कुल मिला के आप ये इनके राज्यों के नाम देख लीजिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो तीन तो यही हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथा फिर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए काफ़ी कम है, वो लोग जो है लगभग 4100-4200 टन उगा रहे हैं, ये 2447 टन पे ही आ जाता है। पाँचवा कर्नाटक है, फिर कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश है छठा सबसे बड़ा उत्पादक, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है, फिर तमिलनाडु है, और उसके बाद में तेलंगाना है। इनको एक बार जो है आप देख लीजिएगा रोक रोक करके। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट था ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टीवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो हमने आपको कहा कुछ भी कभी भी उगाया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो 100% सही है। दूसरा देखिए, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। आप सोचिए इतनी दालें हैं, ये संभव है कि ग्रीन ग्राम जो है वो आधा प्रोडक्शन हो बिल्कुल। तो ये दूसरा स्टेटमेंट 100% गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था कि जबकि पिछले 30 सालों में खरीफ का उत्पादन जो है बढ़ा है, जबकि 30 सालों में रबी का उत्पादन घटा है। लेकिन ये बड़ा कॉमन सेंस का स्टेटमेंट है। आप इसको ऐसे सोच के देखिए कि क्या 30 सालों तक लगातार किसी दाल का उत्पादन घटने देगा सरकार? घटने देगी? हर रबी सीजन में जो है मान लो घट रहा हो कि अब घट गया, अब घट गया, तो 30 सालों तक मीन्स उत्पादन घटता रहेगा रबी सीजन का, और सरकार बिल्कुल उसको मतलब कृषि मंत्रालय फिर क्या करने के लिए है? तो तीसरा स्टेटमेंट ये पक्का गलत। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है। मतलब कॉमन सेंस से ही था, बता दिया हमने आपको। आप सोच के देखिए कि ये जो कहते हैं ना कि सामान्य समझ का पेपर है, तो है तो सामान्य समझ का, लेकिन वो सामान्य समझ जो है वो आती तभी है जब आप बहुत गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि सामान्य समझ जो विकसित होती है इनके पेपर वाली वो पढ़ने के बाद ही आ सकती है। मीन्स वैसे कोई चलते फिरते आप ऐसे किसी से पूछ लेंगे तो समझ उसकी नहीं काम करेगी, है ना। जब आपको कुछ आइडिया रहेगा चीज़ों का तब समझ काम करेगी। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? अब देख लीजिए, ए 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3। तो 1 ओनली इसका आंसर होगा, आंसर है ए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने इसका नीचे जो है डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया था। आप लोग जो है राज्यवार देख भी लीजिएगा एक बार। ये हमारा आखिरी पांचवा क्वेश्चन आज का प्रीवियस ईयर का। आज देखिए वीडियो आधे घंटे के आसपास जा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में देख तो रहे हैं ना। दाल को देख लिया। दाल जो है ये इतना खतरनाक मुद्दा है। अब जैसे उर्वरकों पे है, उर्वरक पे भी हमने जो है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन शामिल किया है। पांचवा, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर के आपको स्टेटमेंट बताना। पहला, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए ऐसा है, उर्वरकों के क्षेत्र में भारत जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, आयात करना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो चीज़ आयात करनी पड़ती है मीन्स पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे ही मामला काफ़ी हद तक टिका रहता है। तो इस वजह से उर्वरकों के मूल्य को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। ऐसे फ्रीली मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मार्केट के भरोसे छोड़ देगी तब तो फिर लोग कालाबाजारी करने लग जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे उसका। तो पहला स्टेटमेंट जो ये गलत है। दूसरा, अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। अब आप सोचिए नेचुरल गैस में अमोनिया होगा कहीं? सोच के देखिए आप। अमोनिया होता है NH3, और ये नेचुरल गैसें या जो गैसेज होती हैं इनको आपने जो है देखा होगा, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरीके की। तो इनमें आपको लगता है कहीं नाइट्रोजन होगा? नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि अमीनो ग्रुप्स में जाके मिलता है, जिसमें NH2 जो है ग्रुप, उसमें जो इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब रिएक्शन करने वाला जो ग्रुप होता है वो ये NH2 ग्रुप रहता है उसमें, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, हमें तो दोनों ही गलत है। तो करेक्ट आंसर चुनना है। तो नाइदर एक मिनट रुकिएगा, वो देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
कि नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, एलएनजी की बात जो है नहीं हो रही है। एलएनजी यहाँ एक्चुअली मेरे दिमाग में एलएनजी पता नहीं कहाँ से आ गया। तो नेचुरल गैस जो है उससे अमोनिया को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका आंसर जो है 2 ओनली होगा और आंसर जो है बी दिया हुआ है। अब आप जरा फर्टिलाइजर्स के बारे में देख लीजिए कि उर्वरकों के लेकर के भारत की क्या स्थिति है। तो उर्वरक संचलन प्रभाग को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर देश के सभी हिस्सों में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। मीन्स जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो सही समय पे सही जगह सब पहुंच जाएं। तो ये उर्वरक संचलन प्रभाग है कृषि मंत्रालय के अंदर, इसका काम है सब जगह पे पहुंचाना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये ऐसे ही स्टेटमेंट ऊट पटांग आते हैं उसमें। प्रभाग देश में, प्रभाग मतलब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट देश में मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्माताओं आयातकों के परामर्श से सहमत आपूर्ति योजना तैयार करता है। अब देखिएगा, आपूर्ति योजना मासिक लेवल पे तैयार होती है, ध्यान रखिएगा। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली यानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली और ई उर्वरक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। तो मासिक आधार पर जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने की योजना बनाई जाती है और ये डिपार्टमेंट जो है अलग बना हुआ है, उर्वरक संचलन प्रभाग। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। ओके, संचलन प्रभाग के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो उर्वरक विभाग को, जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, को कृषि एवं कृषि विभाग द्वारा मूल्यांकन की गई राज्यवार, मौसमवार और महीनेवार आवश्यकता के अनुसार, ध्यान रखिएगा, राज्य छोटा बड़ा होगा उसके अनुसार आवश्यकता अलग अलग होगी, मौसम अलग अलग होगा तो अलग अलग मौसम में भी उस तरह से अलग अलग आवश्यकता होगी, और महीनेवार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उर्वरक संयंत्रों और बंदरगाहों से सब्सिडी वाले रासायनिक उर्वरकों की आवाजाही, वितरण और आवंटन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीन्स उर्वरक विभाग ही बंदरगाह से भी जो भी आएगा उर्वरक उसको लाएगा, और बाकी जो उर्वरक संयंत्र हैं वहाँ से भी यही संचलन प्रभाग जो है, जो उर्वरक विभाग है, यही वहाँ से भी वितरण और आवंटन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसी की है। किसान कल्याण, ये किसान कल्याण, ये ध्यान रखिएगा कि D&FW का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। तो किसान कल्याण आयातित यूरिया का वितरण प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो ये इंपोर्ट की जाती है यूरिया इंपोर्ट करनी पड़ती है देश को, देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप, इसको लेके भी पूछा यूपीएससी ने 1-2 बार स्टेटमेंट बना के। उर्वरक मूल्यांकन, प्रत्येक मौसम के लिए रासायनिक उर्वरकों यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके की आवश्यकता के आकलन को, ये देखिए रासायनिक उर्वरकों के टाइप हैं, यूरिया तो सब जानते हैं, डीएपी हो गया, एमओपी और एनपीके, ये क्या है, जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके नाम पे बना रहता है। तो एमओपी में जो है अलग रासायनिक तत्व हैं, एनपीके में अलग रासायनिक तत्व हैं, और यूरिया तो आप जानते ही अलग हो गया, डीएपी में अलग रासायनिक तत्व हैं। तो आवश्यकता के आकलन को राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य जो है कृषि और किसान कल्याण विभाग को बताते हैं और ये उर्वरक विभाग को बता देता है, और उर्वरक विभाग जो है व्यवस्था करता है सारी। इसके लिए प्रत्येक फसल सीजन यानी खरीफ, देखिए अब समय भी आ गया, खरीफ जो है अप्रैल से सितंबर के बीच में, रबी अक्टूबर से मार्च के बीच में। अब इन्होंने क्या पूरे साल को 2 ही हिस्सों में बांट रखा है, इस चीज़ पे आप गौर करिएगा। कृषि विभाग ने, हम लोग जो है रबी, जायद और खरीफ तीनों पढ़ते हैं, तो इन्होंने सिर्फ रबी और खरीफ में ही बांट रखा है, और वही अप्रैल से सितंबर तक इन्होंने मान लिया खरीफ की फसल, और अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसल। शुरुआत से पहले द्विवार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक फसल सीजन यानी खरीफ और रबी की शुरुआत से पहले द्विवार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भाई 2 फसलों के मौसम है तो 2 बार सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपूर्ति योजना की तैयारी देखिए, तो D&FW मतलब वही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मूवमेंट डिवीजन, यही उर्वरक संचलन प्रभाग जो है, मूवमेंट डिवीजन निर्माताओं आयातकों से परामर्श
के परामर्श से सहमत आपूर्ति योजना तैयार करता है। मीन्स जो आयातक भी हैं और जो निर्माता हैं दोनों के साथ परामर्श करता है और फिर आपूर्ति योजना मासिक स्तर पर तैयार करता है। उर्वरकों की निगरानी के लिए आपको देखा ही था, पोर्टल था। बाकी जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है IT सक्षम प्रणाली विकसित की है, उसी के थ्रू निगरानी की जाती है। अब इसको ज़रा आप लास्ट में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये जो उर्वरक प्रबंधन प्रणाली है, जो उत्पादन, संचलन, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री आदि के संदर्भ में उर्वरक के शुरू से अंत तक विवरण दर्ज करती है ये प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। संबंधित हितधारक जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, राज्य कृषि विभाग, जिला कलेक्टर, उर्वरक कंपनियां सभी को संचालन और निगरानी उद्देश्यों के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। एक ही पासवर्ड यूज नहीं करते हैं सारे लोग, अलग अलग पासवर्ड यूज़ करते हैं, सबको अलग अलग पासवर्ड दिया जाता है। उसके बाद D&FW DOF, ये DOF मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा बताए अनुसार उर्वरक भेजने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। फिर DOF राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राज्य सरकारें जिला ब्लॉक स्तर की आवश्यकता के अनुसार समान वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें जिला ब्लॉक स्तर की आवश्यकता के अनुसार समान वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें मीन्स राज्य को तो आवंटन कर देगा ये मतलब उर्वरक प्रभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें जिला और ब्लॉक स्तर की आवश्यकता के अनुसार, देखेंगे ना DM का नाम आए तो DM जो है यही काम करेगा वहाँ। उर्वरकों की आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन में अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब उर्वरकों के आयात की बात कर लेते हैं। लास्ट 2 पॉइंट है। प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए यूरिया का आयात सरकारी खाते पर STE के माध्यम से किया जाता है। स्वदेशी उपलब्धता और अनुमानित मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए IPL, NFL और RCF मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये छोड़ दीजिए, इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट और देख लीजिए कि P&K उर्वरक, P&K उर्वरक मतलब जिसमें फास्फोरस और ये पोटेशियम यूज होता हो, तो DAP, MOP और NPK विदेश व्यापार नीति के अनुसार ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा, P&K उर्वरक जो हैं वो ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर शामिल हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और एक क्वेश्चन को आंसर जो था बीच में सॉइल के कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेकर के, उसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। फिर हम लोग जो है कल अपने 26वें दिन पे जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ एक बार फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिए, क्योंकि अब हम लोग जो है गंभीरता के साथ सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में देखेंगे और इसी बहाने बहुत से टॉपिक जो है कवर होते जाएंगे। कम से कम UPSC ने जितने टॉपिक पूछे हो तो लगभग मैक्सिमम हम लोग एरिया उसका कवर करते ही चलेंगे, तो इसका अपना अलग ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे उर्वरक है, उर्वरक से लगभग हर मतलब आप समझिए 1-2 साल के गैप पे क्वेश्चन आता ही रहता है और इसमें हमेशा कन्फ्यूजन आपको बना ही रहेगा, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं देखेंगे जाके साइट पे या फिर डिटेल में आप खुद नहीं देखेंगे, किसी किताब में उतना परफेक्ट डाटा मिल जाए कि क्वेश्चन को डील कर लें आप, बड़ा मुश्किल, प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा आपको कि क्या कर रहे हैं उर्वरक के साथ। चलिए ठीक है, और आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपके लिए उपयोगी तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको भी इससे मोटिवेशन होता रहेगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।